साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो डेली करंट अफेयर के रूप में न्यूज़ टुडे शीर्षक से करंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने 24वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर जारी की है। तो इसके बारे में तो देखिए, जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है यह एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, यह वित्तीय स्थिरता के समक्ष उत्पन्न जोखिमों और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की यदि बात करें तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वो आरबीआई जारी करता है। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं यदि उनकी बात करें तो जोखिमों की सभी व्यापक श्रेणियों, जिसमें आपका वैश्विक, समष्टि आर्थिक, वित्तीय बाजार, संस्थागत और सामान्य, ये सभी शामिल हैं, को परिमाण में मध्यम जोखिमों के रूप में माना गया है। वस्तुओं की कीमतों, घरेलू मुद्रास्फीति, इक्विटी मूल्य में उतार चढ़ाव, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट, ऋण वृद्धि और साइबर व्यवधान इत्यादि को प्रमुख जोखिमों का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त आपूर्ति प्रणाली में विद्यमान व्यवधानों और बाधाओं, उच्च मुद्रास्फीति के दबाव, कोविड-19 संक्रमणों के पुनः प्रकटन आदि के कारण वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में वैश्विक बहाली की गति जो है वो मंद रही है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण में प्रगति और स्थानीय प्रतिबंधों में ढील के कारण घरेलू क्षेत्र में सुधार पुनः आरंभ हो गया है। अन्य संबंधित तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ विशेष मापदंड या क्षेत्र और रिपोर्ट के उसके संदर्भ में जो मुख्य निष्कर्ष हैं और उससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अर्थात ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जीएनपीए के बारे में। एनपीए के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे हम लोग जीएनपीए के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबी के लिए वेस्टलाइन प्रदेश के तहत सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपीए अनुपात सितंबर 2021 के 6.9% से बढ़कर के सितंबर 2022 तक 8.1% हो सकता है। एनबीएफसी के लिए सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या परिसंपत्ति जीएनपीए अनुपात जो है वो जो सितंबर 2020 में घट गया था, सितंबर 2021 के अंत में बढ़कर के 6.5% हो गया है। यहाँ पे यदि हम एनपीए की बात करें, एनपीए क्या होता है, तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है यह प्रदर्शित करता है कि बैंक के कितने ऋण चुकाए नहीं जाने के खतरे में है। अत्यधिक सकल एनपीए अनुपात का अर्थ है कि बैंक की परिसंपत्ति की गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति में है। दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के बारे में इंग्लिश में कहें तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, यह शॉर्ट में CRAR कहते हैं। तो देखिए, सितंबर 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का CRAR बढ़ करके 16.6% के नए स्तर पर पहुंच गया था। सभी बैंक सबसे खराब स्थिति में भी सितंबर 2022 तक CRAR को 9% के निर्धारित न्यूनतम पूंजी स्तर से ऊपर बनाए रखने में सक्षम होंगे। इससे संबंधित तथ्य जो है, ये जो आपका CRAR है यह क्या है, तो यह जोखिम भारित आस्तियों और चालू देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रावधान कवरेज अनुपात, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पीसीआर के बारे में। तो सितंबर 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जो पीसीआर था वो 68.1% था। अब इसका मतलब क्या होता है प्रावधान कवरेज अनुपात या पीसीआर का, तो यह सकल गैर निष्पादित आस्तियों अर्थात जीएनपीए के लिए प्रावधान का अनुपात है। यह इंगित करता है कि बैंक ने ऋण हानियों को कवर करने के लिए कितनी धनराशि अलग रखी हुई है। अगला पॉइंट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के बारे में। तो वर्ष 2021 की तुलना में सितंबर 2021 के अंत तक एमएसएमई खंड में ऋण प्रदायगी वर्ष दर वर्ष ये मंद हो गई है। आगे चलते हैं, नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। तो देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड जो है यह नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक सहयोगी प्रयास है। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी से तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई है। यह 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापने पर केंद्रित है। यह भारत में एसडीजी सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण की दिशा में एक कदम है, अर्थात वर्ष 2030 एसडीजी को स्थानीय कार्रवाई और उसके प्रभाव में रूपांतरित करना है। इस एसडीजी सूचकांक का विकास और कल्याणकारी गतिविधियों
शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि की योजना बनाने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो जिला एसडीजी सूचकांक है, इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए लिखा गया है, पहला है क्षेत्र के सभी राज्यों और जिलों के लिए एसडीजी की निगरानी को मजबूत करना। दूसरा, जिला स्तर पर व्यापक प्रगति निगरानी साधन के रूप में नॉर्थ ईस्ट रीजन जिला एसडीजी सूचकांक स्थापित करना। राज्यों और जिलों को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कमियों की पहचान करने में सक्षम बनाना तथा राज्यों और जिलों के बीच क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त उत्तम प्रथाओं और चुनौतियों के माध्यम से क्रॉस लर्निंग को सुविधाजनक बनाना है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जो प्रमुख इनिशिएटिव उठाए गए हैं उनकी यदि बात करें तो पहला है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में NERAMAC कहते हैं। तो लिमिटेड का पुनरुद्धार करना, तो इसमें है इसका उद्देश्य बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करने, किसानों को क्लस्टर में प्रशिक्षण देने, जैविक बीज और उर्वरक आदि जैसी नवीन योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करना है। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पॉम ऑयल, यह नवीन उपज का 50% पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्षित है। अगला इनिशिएटिव है पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड NEDFI द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके नॉर्थ ईस्ट रीजन के शिल्पियों को विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना संचालित की जा रही है। वहीं अगला इनिशिएटिव क्या है, सड़कों के निर्माण या उन्नयन के लिए उत्तर पूर्व राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम NESIRIP आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कोविड-19 के प्रकोप का सामना करने के लिए उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना NESIDS निर्मित की गई है। आगे चलते हैं, अगला है फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की इजराइल की महत्वपूर्ण यात्रा के संदर्भ में। तो देखिए, यह पहली बार है जब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वर्ष 2010 के बाद से इजराइल में किसी इजरायली नेता के साथ बैठक की है। तो ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। देखिए, मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है, आर्थिक और नागरिक उपायों का कार्यान्वयन करना। इसके तहत इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने फिलिस्तीन प्राधिकरण के साथ विश्वास निर्माण उपायों की घोषणा की थी। इन उपायों में इजराइल द्वारा अपनी ओर से एकत्र किए गए करों में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को $32 मिलियन का अग्रिम भुगतान शामिल है। साथ ही फिलिस्तीनी व्यापारियों को इजराइल से गुजरने की अनुमति के लिए 600 अतिरिक्त परमिट भी प्रदान किए गए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के हित में सुरक्षा समन्वय को बढ़ावा देना एवं आतंक और हिंसा को रोकना भी इसके प्रमुख फोकस क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त फिलिस्तीनी सरकार इजराइल के नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक के स्वायत्त क्षेत्रों का प्रशासन करती है। फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य चाहता है जिसमें संपूर्ण वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी शामिल हो। वर्ष 1967 में इजराइल ने तीनों क्षेत्रों पर, मतलब संपूर्ण वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी तीनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हालांकि वर्ष 2005 में इसने गाजा पट्टी से अपना नियंत्रण हटा लिया था। बाद में हमास ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार फिलिस्तीनी दो प्रतिद्वंदी सरकारों के बीच विभाजित हो गए थे। परंपरागत रूप से भारत फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का एक मजबूत समर्थक रहा है। भारत ने इजराइल के कब्जे के विरुद्ध एक नैतिक और कानूनी रूप से उचित दृष्टिकोण अपनाया है। यहाँ आप मैप में इजराइल और फिलिस्तीन को देख सकते हैं। इसमें आप वेस्ट बैंक को देख सकते हैं जो कि जॉर्डन रिवर के पश्चिम साइड में स्थित है। यहीं पर आप डेड सी भी देख सकते हैं और सी ऑफ गैलीली देख सकते हैं, या लेक ऑफ टेवरिस भी आप मैप में देख सकते हैं। और मैप में आप देख सकते हैं कि इजराइल की जो सीमा है वो इजिप्ट अर्थात मिस्र, जॉर्डन और सीरिया तथा लेबनान से लगी हुई है, और इसका एक हिस्सा जो है आपका मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को सरकार से कोविड-19 राहत मिलने की संभावना कम है। तो देखिए, इस रिपोर्ट का जो शीर्षक रहा है वह है वीमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेयरिंग गैप्स इन पैंडेमिक रेस्पॉन्स। रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने महिलाओं के समक्ष विद्यमान वर्तमान सुविधाओं वल्नरेबिलिटी को बढ़ा दिया है। साथ ही इसने लैंगिक तथा सामाजिक आर्थिक असमानताओं के और व्यापक होने का जोखिम भी उत्पन्न कर दिया है। रिपोर्ट ने चिंता के निम्नलिखित 5 प्रमुख क्षेत्रों पर महिलाओं के लिए महामारी के असमान प्रभावों की पुष्टि की है। पहला,
पहला क्षेत्र क्या है, कार्यबल में भागीदारी। इसमें क्या है, महिलाओं के समक्ष उनकी नौकरी की क्षति या उनके आय अर्जक रोजगार में कमी की अधिक संभावना थी। बच्चों के साथ रहने वाले कामकाजी पुरुषों के केवल 20% की तुलना में बच्चों के साथ रहने वाली कामकाजी माताओं में से कम 29% 29% की नौकरी का लोप हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें, महिलाओं को पुनः नौकरी मिलने की अल्प संभावना का होना। वर्ष 2021 में नौकरी पेशा महिलाओं की संख्या वर्ष 2019 की तुलना में 13 मिलियन कम रहने का अनुमान है तथा नियोजित पुरुषों की संख्या समान होने का ही अनुमान है इस टाइम पीरियड में। दूसरा क्षेत्र है देखभाल संबंधी और घरेलू स्तर के अवैतनिक कार्य की। तो महिलाओं के अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य में वृद्धि हुई है जबकि उनके सवेतन कार्य में कमी आई है। तीसरा क्षेत्र है भावनात्मक और शारीरिक कल्याण की। तो समान आयु वर्ग के 59% पुरुषों की तुलना में 18 से 24 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 4 में से 3 मतलब 71% महिलाओं ने मानसिक व भावनात्मक तनाव का अनुभव किया है। वहीं अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वस्तु और सेवाओं तक पहुंच की। तो महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में परेशानी हुई है। 37% महिलाओं को प्रसूति और स्त्री रोग संबंधी सेवाओं सहित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में परेशानी हुई है। युवतियों जिनकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच की है को विशेष रूप से सैनिटरी और स्वास्थ्य उत्पादों, मतलब इनकी जो परसेंटेज रहा 58% महिलाएं, तो स्वास्थ्य उत्पादों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वह यौन संचारित रोगों अर्थात STD और HIV के प्रति सुभेद्य हैं। पांचवा फोकस क्षेत्र है राहत और सामाजिक सुरक्षा उपाय के। तो महिलाओं द्वारा यह जानकारी देने की अल्प संभावना थी कि उन्होंने सरकारों से महामारी से संबंधित नगद राहत प्राप्त की है या नहीं। तो देखिए इसमें महिला पुरुष का जो रेशियो है, महिलाएं 10% बनाम 16% पुरुष हैं। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आधी ही संभावना थी कि वे बेरोजगारी बीमा द्वारा कवर की गई हों। तो यहां पर भी अनुपात जो है 7% महिलाएं बनाम 14% पुरुष हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। केंद्र जो है स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों OBC के आरक्षण की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। तो देखिए केंद्र सरकार स्थानीय निकायों और नगर निगमों में OBC के राजनीतिक आरक्षण की अनुमति हेतु उच्चतम न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर करेगी जब तक कि राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 3 स्तरीय मापदंड प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। देखिए इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने OBC के पक्ष में 27% आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय दिया था। यह आरक्षण महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने अपने स्थानीय निकायों में लागू किया था। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश कृष्णमूर्तिवाद में दिए गए निर्णय पर आधारित है। यह आदेश वर्ष 2010 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने दिया था। यह वाद स्थानीय निकायों में आरक्षण के मुद्दे से संबंधित है। कौन सा वाद है? कृष्णमूर्तिवाद, ठीक है, ये 2010 का है। इस निर्णय में इस बात पर बल दिया गया था कि राजनीतिक भागीदारी पर बाधाएं जो है वो शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान प्रकृति की नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। 3 स्तरीय मापदंड में क्या शामिल है? तो देखिए राज्य के भीतर एक समर्पित आयोग की स्थापना करना। यह आयोग स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ को की समसामयिकी अनुभवजन्य जांच करेगा। आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायवार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्धारित करना तथा आरक्षण अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात आरक्षण जो है वो SC, ST और OBC को संयुक्त पक्ष में आरक्षित सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित किया है। देखिए किसी उत्पाद को स्वदेशी प्रणाली के अंतर्गत माने जाने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए। इन मानकों के अनुसार सकारात्मक देशीकरण सूची की वस्तुओं में भारतीय रक्षा उद्योग या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन तथा DRDO के डिजाइन और विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग होना चाहिए। साथ ही उन वस्तुओं में 50% सोर्स जो है वो स्वदेशी सामग्री भी होनी चाहिए। सैन्य मामलों के विभागों ने हथियारों, प्लेटफॉर्म्स, प्रणालियों, गोला बारूद आदि की 2 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची पहले ही अधिसूचित कर दी है। इसका महत्व क्या है? पहला है कि सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूत अनुसंधान और विकास सुविधाओं, योग्यताओं एवं क्षमताओं का निर्माण करना। दूसरा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME के साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए भी रक्षा विनिर्माण में आने का अवसर उपलब्ध होगा। वहीं तीसरा, प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
देखिए, रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लिए आरंभ की गई जो नीतिगत पहले हैं या इनिशिएटिव है पॉलिसी लेवल की, उनमें पहला है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020। इसके तहत पूंजीगत उपकरणों की खरीद के लिए खरीदें श्रेणी, जो खरीदे श्रेणी है इसमें क्या है, भारतीय आईडीडीएम, अर्थात आईडीडीएम का मतलब क्या है, स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित, तो ऐसी खरीदें श्रेणी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। देखिए, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में स्वचालित मार्ग से 74% और सरकारी मार्ग द्वारा 100% तक की वृद्धि की गई है। एफडीआई के रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्टअप्स आदि सहित संबंधित उद्योगों को शामिल करना है। 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जो है, ये जो 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे हैं इनकी स्थापना की गई है। देखिए, आगे जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं, बेलगावी सीमा विवाद के बारे में। तो देखिए, हाल ही में कानून एवं व्यवस्था संबंधित मुद्दे से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच अंतरराज्य विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। स्वतंत्रता के दौरान वर्तमान का जो बेलगावी, इसे पहले बेलगाम कहते थे, तो बेलगावी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। यह मुद्दा वर्ष 1956 में भाषाई तर्ज पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान उत्पन्न हुआ था। दोनों पक्षों के दावे क्या है, तो महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगामी, आप मैप में जो रेड कलर का है उसे बेलगामी के रूप में देख सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगामी बड़े पैमाने पर मराठी भाषी क्षेत्र है, इसमें कई हिस्से विशेष रूप से मराठी भाषी हैं। कर्नाटक का दावा है कि यहां मराठी आबादी केवल 35% के आसपास है, जो इस क्षेत्र की कन्नड़ भाषी आबादी के बराबर है। इस प्रकार के विवादों का कारण क्या है, तो इसमें कई सारे रीजन जैसे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, राजनीतिक अवसरवाद, सीमा विवादों पर अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का अभाव इत्यादि जो है कुछ प्रमुख कारण हैं। आगे चलते हैं ट्रैफिक लाइट गठबंधन के बारे में, तो महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। देखिए, यह जर्मनी में सरकार स्थापित करने के लिए विभिन्न विचारधाराओं वाली पार्टियों का गठबंधन है। ट्रैफिक लाइट गठबंधन की अवधारणा पार्टियों के रंगों पर आधारित है, जैसे जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लाल रंग, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पीला और जर्मनी की ग्रीन पार्टी के लिए हरा रंग। ये पार्टियां पहली बार एक गैर प्राकृतिक सहयोगी गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आई हैं। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य जलवायु संरक्षण है। इसमें जर्मन उद्योग को जलवायु तटस्थ बनाना और डिजिटलीकरण तथा राजकोषीय अनुशासन शामिल है। आगे बात कर लेते हैं अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग, ARIIA। देखिए, तो अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग जो है ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। यह भारत के सभी प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थानों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करती है। यह रैंकिंग छात्रों और संकायों के बीच नवाचार, स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों अर्थात इंडिकेटर पर आधारित है। इस वर्ष की रैंकिंग में अर्थात 2021 की रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो है इस वर्ष जो बेंगलुरु में है इस वर्ष 6ठे स्थान पर है। आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री PM किसान योजना के तहत किसानों को वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करने की घोषणा करेंगे। PM किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस राशि को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में से प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। इस राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। आगे बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के बारे में। तो देखिए, हाल ही में मिस्र ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। तो पूछा जा सकता है कि वह नया देश कौन सा है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है, तो मिस्र है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद मिस्र चौथा नया सदस्य देश बना है। इससे इस बैंक की वैश्विक पहुंच और विस्तारित होगी। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स राष्ट्रों ने की थी। तो मतलब ब्रिक्स के 5 देश तो इसमें शामिल है, 4 और शामिल हो गए, कुल 9 सदस्य हो गए। इसका मुख्यालय संघाई में है, चीन के संघाई में। NDB का उद्देश्य क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाना है। इससे वैश्विक समृद्धि और विकास के लिए बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के मौजूदा प्रयासों को पूरक बनाया जा सकेगा। आगे चलते हैं, अगला है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने बाघों की मौतों के आंकड़े जारी किए। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार वर्ष 2021 में कुल 126 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है। यह एक दशक में सबसे अधिक है। कितने बाघ मरे हैं? 126। इसमें मध्य प्रदेश में बाघों की मृत्यु सबसे अधिक हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे पर है।
मरने वाली बड़ी बिल्लियों में से, मतलब बाघ जो होता है बिल्ली की श्रेणी का है, तो बड़ी बिल्लियों में से लगभग आधी की मृत्यु शिकारियों, दुर्घटनाओं और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मानव पशु संघर्ष के कारण हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। तो किस अधिनियम के तहत गठित है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इसे वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन की लाल सूची रेड लिस्ट में बाघों को विश्व स्तर पर एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे बात करते हैं पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड स्वीकृतियों के लिए एक एकल खिड़की हब, जिसका नाम क्या दिया गया है? परिवेश। देखिए, परिवेश का अर्थ है आपसी परामर्श, गुणकारी और पर्यावरण एकल खिड़की के माध्यम से सक्रिय एवं जवाबदेह सुविधा है। परिवेश एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए एकल खिड़की सुविधा है। इसके तहत केंद्र, राज्य और जिला स्तर के विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिए आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी करने तथा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। स्वीकृतियों में पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं तटीय विनियमन क्षेत्र स्वीकृतियां शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार सभी क्षेत्रों में पर्यावरण मंजूरी देने का औसत समय वर्ष 2019 के 150 दिनों से कम होकर के वर्ष 2021 में 90 दिनों से भी कम हो गया था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने परिवेश पोर्टल को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण नियमों के प्रशासन के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।